हुआ है, अभी क्या है, रुका हुआ है। तो डायरेक्शन भी इन तीन पार्टिकल के सेम है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब ये रुके हुए, अब नीचे आने वाले, जो वाइब्रेशन के सेम स्टेट में हो, मींस अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा। गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर में साउंड चैप्टर स्टार्ट किया था। साउंड के कुछ कंसेप्ट, साउंड के टाइप या साउंड क्या होता है वो बेसिक हमने स्टार्ट किया। तो साउंड वेव होता है, हमने पढ़ा था। साउंड क्या होता है, वेव। और वेव के टाइप हमने पढ़ लिए थे। वेव के तीन टाइप हमने पढ़ लिए थे, कौन से थे, दैट इज मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड थर्ड था हमारा मैटर वेव। ये तीनों हमने स्टडी कर लिए थे। देन प्रोग्रेसिव वेव के बारे में थोड़ा बहुत हमने स्टडी कर लिया था। अब अगर वेव सीखना है हमें, तो हमें कुछ प्रॉपर्टी वेव की पता होनी चाहिए, जो सारे वेव्स के लिए कॉमन प्रॉपर्टी है, वो हम अभी आज सीखने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो देखो, हमें जो प्रॉपर्टी सीखनी है वो कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल वेव्स कौन सी है। एक फर्स्ट है एम्पलीट्यूड, सेकेंड वेवलेंथ, थर्ड पीरियड, देन फोर्थ डबल पीरियोडिसिटी, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड फेज। ये हमें आज सीखने हैं 7 प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली वेव क्या होता है हमने स्टडी किया था। वेव क्या होता है, इट इज अ डिस्टर्बेंस। वेव क्या होता है, डिस्टर्बेंस। इस तरह से वेव ट्रेवल करता है, करेक्ट है, ये हमने स्टडी किया था। और पार्टिकल क्या करते हैं, उसके अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं। और डिस्टर्बेंस, एनर्जी और मोमेंटम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पास होता है, ये हमने सीखा था। तो वेव में क्या ट्रांसफर होता है, एनर्जी एंड मोमेंटम एक जगह से दूसरी जगह, और पार्टिकल अपनी जगह क्या करते हैं, वाइब्रेशन। ठीक है, अब ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, तो ये पार्टिकल मैक्सिमम कहां तक जाएगा। तो अगर ये मेन पोजीशन उसका O है, O से मैक्सिमम ऊपर ये पॉइंट A तक जा सकता है और नीचे B तक जा सकता है। ये A तक जा सकता है और नीचे B तक जा सकता है। सो दिस OA इज इक्वल टू OB, इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। क्या हुआ, एम्पलीट्यूड इट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, किसका पार्टिकल, पार्टिकल ऑफ मीडियम, मीडियम का पार्टिकल। सो इट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। सो मीन पोजीशन से पार्टिकल मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस करता है, ऊपर जाए या नीचे जाए, कोई भी एक डायरेक्शन, उसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। उसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड समझ में आया। एम्पलीट्यूड, अब ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसका ऐसा यूनिट सिंपल क्या होगा, मीटर। ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर। ये मीटर में मेजर किया जाता है। तो एम्पलीट्यूड समझ में आ गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, क्योंकि पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है, ऊपर जाता है, मेन पोजीशन नीचे, वापस मेन पोजीशन ऊपर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वेवलेंथ, नेक्स्ट वेवलेंथ। अब वेवलेंथ सीखना है। वंस अगेन वेव ड्रॉ करता हूं। ये वेव, अब इसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे, तो कुछ 3-4 पार्टिकल में ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, ये है पार्टिकल A, B, C, D, E, F, G, H and I, इतने सारे पार्टिकल है। अब वेवलेंथ क्या होता है, इट इज अ लेंथ ऑफ वन वेव। एक वेव का लेंथ, उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। मींस यहां से अगर वेव स्टार्ट हो गया तो ये एक वेव यहां तक फिनिश हो गया, उसके बाद वापस सेम वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ तो ये हो गया दूसरा वेव। तो इन वेव का लेंथ होता है वेवलेंथ, इसे क्या कहते हैं, वेवलेंथ। और उसे लैम्बडा से मेजर किया जाता है। तो ये सिंपल टर्म है, ये सिंपल। अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो इसको हम पार्टिकल के टर्म में देखते हैं। देखो, ये पार्टिकल 0 पे है और बाकी सारे पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है,
यहां भी पार्टिकल जीरो पे है, लेकिन इसके आगे वाले सारे पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो वापस ई पे एक पार्टिकल है, उसके आगे वाले सारे पार्टिकल ऊपर गए हैं, ठीक है। तो इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल विच आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, विच आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। अब देखो ये भी जीरो पे है, इसके आगे वाले सारे पार्टिकल ऊपर है, ये भी जीरो पे है, इसके आगे वाले सारे पार्टिकल ऊपर है। तो ऐसे दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? वेवलेंथ। और बी पॉइंट ले लो, एफ पॉइंट ले लो, देखो दोनों भी सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में, दोनों ही सेम स्टेट ऑफ, मींस ये भी मैक्सिमम पे है, ये भी मैक्सिमम पे है। तो ऐसे दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, दो सक्सेसिव पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है, जो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में, तो इसे हम क्या कहेंगे? वेवलेंथ। या फिर ये डी ले लो और ये एच ले लो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये होता है वेवलेंथ। जो ऐसे दो पार्टिकल जो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है, मींस ऊपर होंगे तो दोनों भी ऊपर, नीचे होंगे तो दोनों भी नीचे, तो ऐसे दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को हम लिख लेते हैं, वेवलेंथ क्या होता है? इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन it is distance between successive particles which are in same state of vibration, which are in the same state of वाइब्रेशन। ऐसे दो सक्सेसिव पार्टिकल जो वाइब्रेशन के सेम स्टेट में हो, मींस अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है तो ये भी दूसरा पार्टिकल भी नीचे जा रहा है। तो ऐसे दो सक्सेसिव पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? वेवलेंथ। मींस नजदीक वाला पार्टिकल ही लेना है, दूसरा और दूर होगा पार्टिकल उसको नहीं लेना है। दो सक्सेसिव पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? वेवलेंथ। तो ये एक वेव उससे बनता है, उसे कहते हैं वेवलेंथ। अब ये डिस्टेंस है तो इसका ऐसा यूनिट भी क्या होगा? ऐसा यूनिट होगा मीटर। तो m से इंडिकेट करते हैं, ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर। तो वेवलेंथ भी मीटर में मेजर किया जाता है। तो दो प्रॉपर्टी हो गया, एक हो गया एम्पलीट्यूड, एक हो गया वेवलेंथ। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पीरियड और टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड क्या होता है? इट इज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वन वेव। एक वेव कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वन वेव, एक वेव को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर यहां से वेव स्टार्ट हो गया, देन ये पूरा वेव कंप्लीट हो गया, ये पूरा वेव, एक वेव कंप्लीट हो गया। तो इस एक वेव को कंप्लीट होने के लिए या एक वेव को लगने वाले टाइम को हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। इसके लिए जो टाइम लगता है, एक वेव को बनने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। ओके, सो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव। सो एक वेव को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। उसको इंडिकेट किया जाता है कैपिटल टी से। इसको इंडिकेट किससे किया जाता है? कैपिटल टी से इंडिकेट किया जाता है। अब ये टाइम है, ये क्या है? टाइम है। मींस यहां से हमने क्लॉक स्टार्ट किया, पूरा वेव कंप्लीट हो गया। अगर 5 सेकेंड लगे एक वेव कंप्लीट होने के लिए तो टाइम पीरियड क्या हो गया? 5 सेकेंड। अगर 10 मिनट लगे तो टाइम पीरियड 10 मिनट्स। सो ये हो गया टाइम पीरियड। अब ये टाइम मेजर करते हैं तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट सेकेंड। क्या होगा? सेकेंड, क्योंकि टाइम हम सेकेंड में गिनते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या होगा? इसका सेकेंड होगा। तो ये समझ में आ गया टाइम पीरियड, थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है डबल पीरियोडिसिटी। ये क्या है? डबल पीरियोडिसिटी। डबल पीरियोडिसिटी, अब देखो डबल पीरियोडिसिटी क्या होगा? अगर हम वेव को स्टडी करते हैं तो जैसे ही एक वेव कंप्लीट हो जाएगा उसके लिए कितना टाइम लगेगा? टी इतना टाइम लगेगा। अभी हमने स्टडी किया टाइम पीरियड। वापस दूसरा वेव जनरेट होना स्टार्ट होगा,
अब इस वेव को ट्रेवल करने के लिए भी या इस वेव को भी कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, टी। देन वापस आगे बढ़ेगा, थर्ड वेव जनरेट होगा, उसके लिए भी टाइम पीरियड टी। तो देखो टी इतने टाइम पीरियड के बाद वेव रिपीट हो रहा है, वेव क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है वापस। सो इक्वल टाइम के बाद वेव रिपीट हो रहा है। सो वेव पीरियोडिक इन अ टाइम, वेव पीरियोडिक इन अ टाइम। तो एक वेव के लिए 5 सेकेंड लगता है, दूसरा वेव भी 5 सेकेंड, तीसरा वेव भी 5 सेकेंड। तो हर एक वेव के लिए कितना टाइम लगेगा, सेम टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, सेम टाइम लगेगा। हर एक वेव के लिए सेम टाइम लगेगा, इसलिए ये पीरियोडिक इन अ टाइम है। तो यहां मैं लिखता हूं वेव पीरियोडिक इन अ टाइम। फर्स्ट वेव periodic in time, periodic in time means wave repeat in equal interval of time, means एक वेव 5 सेकेंड में बनता है तो दूसरा वेव भी 5 सेकेंड, तीसरा वेव भी 5 सेकेंड। तो ऐसे वेव, तो वेव रिपीट होगा इक्वल मीन्स 5 सेकेंड के बाद या इक्वल इंटरवल के बाद, इसलिए वेव क्या है, पीरियोडिक इन अ टाइम। अब देखो वापस दूसरा कंसेप्ट, अगर ये वेव बन गया तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वेव, लैम्बडा। एक वेव का डिस्टेंस कितना होता है, वेवलेंथ इतना, लैम्बडा। अब इतने डिस्टेंस के बाद वेव वापस रिपीट होगा, सेम वेव, वापस कितना डिस्टेंस होगा ये, लैम्बडा वेवलेंथ, वापस सेम डिस्टेंस या सेम स्पेस वो कैरी करेगा लैम्बडा। तो लैम्बडा इतने डिस्टेंस के बाद वेव वापस रिपीट हो रहा है, या लैम्बडा इतने स्पेस के बाद वेव वापस रिपीट हो रहा है, तो इट इज पीरियोडिक इन अ स्पेस। मींस एक वेव के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया, लैम्बडा, लैम्बडा के बाद ये रिपीट होगा, वापस रिपीट होगा। तो इक्वल स्पेस ट्रेवल करने के बाद वापस ये रिपीट होता है, तो इसे कहते हैं पीरियोडिक इन अ स्पेस, पीरियोडिक इन अ स्पेस। सो वेव इज पीरियोडिक इन अ स्पेस। एक तो टाइम के बाद ये रिपीट होता है, इक्वल टाइम के बाद। सपोज एक वेव 5 सेंटीमीटर का बनता है तो दूसरा वेव भी 5 सेंटीमीटर, तीसरा वेव भी 5 सेंटीमीटर, तो हर एक 5 सेंटीमीटर के बाद आपको नया वेव मिलेगा। सो सेकेंड वेव पीरियोडिक इन स्पेस मींस इक्वल स्पेस के बाद ये रिपीट होगा, इक्वल स्पेस के बाद ये रिपीट होगा। सो वेव रिपीट आफ्टर इक्वल स्पेस। तो इक्वल स्पेस कवर करने के बाद या एक स्पेस कवर करने के बाद दूसरा वेव उतने ही स्पेस का बनेगा। तो ये पीरियोडिक इन टाइम भी है, पीरियोडिक इन स्पेस में है, इसलिए ये डबल पीरियोडिक है। ये क्या है, डबल पीरियोडिक है, टाइम में भी पीरियोडिक रहता है और ये स्पेस में भी पीरियोडिक रहता है। सो दैट इज अ डबल पीरियोडिसिटी, इसे कहते हैं डबल पीरियोडिसिटी। तो ये समझ में आ गया डबल पीरियोडिसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं तो वो है फ्रीक्वेंसी। वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब देखो हमने क्या कहा, जब वेव बनता है, जब वेव बनता है तो उसके पार्टिकल क्या करते हैं, अप एंड डाउन मोशन करते हैं। उसके पार्टिकल क्या करते हैं, अप एंड डाउन। मींस एक वेव बनता है तो पार्टिकल ऊपर नीचे और वापस। एक वेव कैसे बनता है, पार्टिकल ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा और वापस अपनी मीन पोजीशन पे आएगा। तो मीन पोजीशन से स्टार्ट हो गया, ए पे गया, देन मीन पोजीशन पे आया, देन बी पे गया एंड देन वापस ओ पे आया। इसे कहते हैं एक वेव जनरेट हो गया। तो एक वेव इस तरह से जनरेट होता है, पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट करता है। तो ये कितनी बार ऑसिलेट करेगा या कितने वेव एक सेकेंड में जनरेट होंगे, जितनी बार ये ऑसिलेट करेगा उतनी बार वेव जनरेट होगा। तो इस तरह से वेव जनरेट होते जाएंगे जितनी बार ये ऑसिलेट करेगा। तो एक सेकेंड में कितने वेव जनरेट होते हैं, ओके, नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट टाइम और इन अ 1 सेकेंड इट इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। तो एक सेकेंड में कितने वेव बनते हैं उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। सो ये होता है नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव इन यूनिट टाइम और इन 1 सेकेंड।
एक सेकेंड में कितने वेव बनेंगे? अगर एक सेकेंड में 5 वेव बन गए, एक सेकेंड में कितने वेव बन गए? 5 वेव बन गए, एक सेकेंड में 5 वेव, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 5 हर्ट्ज। तो एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशन या कितने वेव बनते हैं उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करते हैं एन से, फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करते हैं एन से, और इसका ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज। ऐसा यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। और भी यूनिट है, जैसे अगर आप फ्रीक्वेंसी अगर रिवोल्यूशन के लिए ले रहे हैं तो आरपीएम, आरपीएस, रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ये भी यूनिट आपने रोटेशनल मोशन में आप सीखेंगे, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। जब रोटेशनल मोशन होता है, जब फैन घूमता है तो उसे रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो फैन में मोटर लगा होता है, तो मोटर को फ्रीक्वेंसी कैसे लेते हैं? आरपीएम या आरपीएस से, कितनी बार वे एक सेकेंड में रिवॉल्व करता है। अगर फैन एक सेकेंड में 10 बार रिवॉल्व करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? 10 आरपीएम, 10 आरपीएस। आरपीएस मीन्स एक सेकेंड में 10 बार घूमता है, उसे कहते हैं आरपीएस। और एक मिनट में अगर 100 टाइम्स ये घूमता है, एक मिनट में कितने बार घूमता है फैन? 100 टाइम्स, 100 टाइम्स फैन घूमता है, तो इसे हम कहेंगे 100 आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में ये कितना घूमेगा? 100 टाइम्स घूमेगा फैन। उसे ये मोटर के लिए भी यूज होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स, कितने वेव जनरेट हो रहे हैं एक सेकेंड में, उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी, अगर वेव की हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वेव की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वेव ट्रेवल कर रहा है तो कितनी वेलोसिटी से ये ट्रेवल करेगा, तो वेलोसिटी के बेसिक फॉर्मूला से चलते हैं। वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब देखो अगर हम सिर्फ एक वेव की बात करें, सिंगल वेव, तो सिंगल वेव का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्बडा, वेवलेंथ। और एक वेव को ट्रेवल करने के लिए टाइम कितना लगता है? टाइम पीरियड इतना। तो यही फॉर्मूला अगर मुझे वेव के लिए लिखना है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, अपॉन टाइम पीरियड। तो मैं कैसे लिखूंगा? वेवलेंथ को लैम्बडा से इंडिकेट करता है और टी को टाइम पीरियड से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां जो है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का डेफिनेशन हमने स्टडी किया है। टाइम पीरियड का डेफिनेशन हमने स्टडी किया। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव, एक वेव को कंप्लीट करने के लिए लगने वाला टाइम क्या होता है? टाइम पीरियड। और यहां हमने फ्रीक्वेंसी का स्टडी किया है। फ्रीक्वेंसी क्या कहता है? नंबर ऑफ वेव इन अ यूनिट टाइम। दोनों डेफिनेशन उल्टे, एक वेव को लगने वाला टाइम और एक सेकेंड में कितने वेव जनरेट होते। अगर इन दोनों डेफिनेशन को हम जज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का अगर आप रेसिप्रोकल लोगे तो आपको क्या मिलेगा? फ्रीक्वेंसी। तो यही फॉर्मूला हम यहां यूज करने वाले हैं। सो 1 अपॉन टी इज नथिंग बट अ फ्रीक्वेंसी। तो हमारा फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू एन लैम्बडा। इसको हमेशा याद रखना है, ये लोअर स्टैंडर्ड में भी आपका फॉर्मूला हुआ है। वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ अगर आप करोगे या फिर वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ अ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव। नेक्स्ट आते हैं हम फेज और स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। उसे क्या कहा जाता है? स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। तो पार्टिकल कौन से स्टेट में है? चलो अब एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहां वेव जनरेट होना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही ये वेव आगे आगे बढ़ेगा तो कुछ पार्टिकल सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होंगे, कुछ हाईएस्ट पॉइंट पे होंगे, कुछ नीचे होंगे, कुछ जीरो पे होंगे, कुछ पार्टिकल बीच में होंगे कहीं। तो अब पार्टिकल कौन से ऑसिलेशन के स्टेट में है वो बताने वाली क्वांटिटी मींस फेज।
मीन्स वो मैक्सिमम पे है, वो जीरो पे है, वो बीच में कहीं है। ये क्वांटिटी हमें कौन बताएगा? फेज बताएगा। ये कौन बताएगा? फेज बताएगा। ओके, फेज हम एंगल से बताते हैं या फिर हम लैम्बडा या वेवलेंथ के टर्म्स में, या फेज डिफरेंस जब हम बताते हैं तो वो एंगल से जनरली हम बताते हैं। ठीक है, तो अभी पहले तो फेज क्या है वो जान लेते हैं। ऑसिलेशन का स्टेट होता है कि पार्टिकल कौन से ऑसिलेशन के स्टेट में है। मींस अगर मुझे ऑसिलेशन का स्टेट बताना है, सपोज मैंने कहा कि पार्टिकल मैक्सिमम पे, पार्टिकल क्या है? मैक्सिमम। तो यहां मैक्सिमम वाले 3 पार्टिकल है, 1 2 3। तो आप कौन से पार्टिकल की बात कर रहे हैं वो आपको पता नहीं चलेगा। तो पहला हमें लगेगा डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वाला पार्टिकल मुझे चाहिए, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले यहां 3 पार्टिकल है जो अपवर्ड जा रहे हैं, जो अपवर्ड जा रहे हैं। दूसरा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब ये मैक्सिमम पे पहुंच गया, इसके बाद ये रिटर्न आएगा, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है? नीचे है। अब इसके बाद ये नीचे आना स्टार्ट कर, अभी रुका हुआ है, अभी क्या है? रुका हुआ है। तो डायरेक्शन भी इन 3 पार्टिकल के सेम है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब ये रुके हुए, अब नीचे आने वाले, तो फिर भी नहीं पता चलेगा कि कौन सा पार्टिकल है। देन ऑसिलेशन नंबर, कौन से ऑसिलेशन में है? पहले ऑसिलेशन में है, दूसरे वेव में है, या तीसरे वेव में है। तो अगर मुझे ये पार्टिकल स्टडी करना है तो ऑसिलेशन में कहूंगा पहले ऑसिलेशन में। अगर मुझे दूसरे पार्टिकल का स्टडी करना है तो मैं कहूंगा दूसरे ऑसिलेशन में, और तीसरे पार्टिकल का स्टडी करना है तो मैं कहूंगा थर्ड ऑसिलेशन में। तो फेज हमें क्या बताता है कि पार्टिकल कौन से स्टेट में है ऑसिलेशन के। तो मैंने अगर ये 3 क्वांटिटी मुझे पता चल गई तो मैं उस पार्टिकल का स्टेट बता सकता हूं। अब मैं कहूंगा कि ऐसा पार्टिकल की बताओ जो जीरो पे है, जो कौन से मीन पोजीशन पे है, और थर्ड, और कहां है? थर्ड ऑसिलेशन में है, थर्ड ऑसिलेशन में है, और जिसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डाउनवर्ड रहेगा, जिसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डाउनवर्ड रहेगा। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये मुझे मिल गया थर्ड ऑसिलेशन पे जीरो वाले पार्टिकल, ये जीरो वाले पार्टिकल। अब थर्ड ऑसिलेशन नंबर मिल गया, डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो है। अब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? डाउनवर्ड। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? डाउनवर्ड। तो देखो इसके नेक्स्ट वाला वेव कैसे आएगा? अब इसके नेक्स्ट वाला वेव इस तरह से आएगा, ये नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर। तो अब ये पार्टिकल कहां जाने वाला है? ऊपर जाने वाला है। तो पहले ये मैक्सिमम हुआ, अब ये मैक्सिमम होगा, उसके बाद ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, ऐसे ही जाएगा ना वेव। ये मैक्सिमम हो गया, देन ये मैक्सिमम होगा, देन ये नीचे गया, ये नीचे जाएगा, ऐसे हर एक पार्टिकल। तो अब पहला ये पार्टिकल मैक्सिमम होगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये पार्टिकल मैक्सिमम होगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये पार्टिकल। तो इसकी वेलोसिटी कहाँ है? अपवर्ड है। तो मुझे अपवर्ड वाला अगर पार्टिकल चाहिए तो ये है, और अगर डाउनवर्ड वेलोसिटी वाला पार्टिकल चाहिए तो ये है। तो इस तरह से हम ऑसिलेशन का स्टेट बता सकते हैं। और ऑसिलेशन का स्टेट बताने के लिए सबसे इजी वे कौन सा है? एंगल बताना। तो वेव को जब ड्रॉ किया जाता है तो ऐसे ड्रॉ किया जाता है, 0 देन π/2 देन π देन 3π/2 एंड 2π। तो इससे ऑसिलेशन बताना इजी हो जाता है। तो अब मैं कहूंगा कि मुझे पाई फेज वाला पार्टिकल चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा पाई, ये पार्टिकल जिसका फेज कितना है? पाई। इसके आगे जाएंगे तो और बढ़ता जाएगा, ठीक है, 2π, देन इसमें 3π/2 4π 5 ऐसे बढ़ता जाएगा। ये क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो इससे हम डायरेक्टली फेज बता सकते हैं। तो फेज जनरली एंगल से बताया जाता है। तो ये समझ में आ गया। फेज को या ऑसिलेशन को पता करने के लिए पार्टिकल के हमें 3 क्वांटिटी जरूरी है, एक डिस्प्लेसमेंट, एक डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड ऑसिलेशन नंबर। और इन तीनों का स्टडी ना करना है तो हमें उसको एंगल के टर्म में लिखना होता है। तो एंगल से हम इजीली इसको पता कर सकते हैं। देन होता है फेज डिफरेंस। देन क्या होता है? फेज डिफरेंस। अब ये फेज डिफरेंस क्या होता है? सपोज हमारे पास 2 वेव है, सपोज हमारे पास क्या है? 2 वेव्स है। अगर 2 वेव्स में फेज के बीच में डिफरेंस कितना है, या 2 पार्टिकल के बीच के डिफरेंस को हम निकाल सकते हैं। सपोज ये हमारा एक वेव है, अब ये पार्टिकल मैक्सिमम में है, ये पार्टिकल मिनिमम में, तो इनमें डिफरेंस कितना है? इनमें डिफरेंस कितना है कैसे निकालोगे? तो ये 0, ये π/2, ये π, ये 3π/2 एंड ये 2π। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस कितना होगा वो अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालोगे? देखो 3π/2 माइनस π/2 कितना हो जाएगा? 2π/2 मीन्स
टू टू कट पाई, तो इन दोनों पार्टिकल में पाई का डिफरेंस है, इन दोनों पार्टिकल में किसका डिफरेंस है, पाई का डिफरेंस। इसे कहा जाता है फेज डिफरेंस, मींस दोनों एंगल के बीच में कितना डिफरेंस है उसे क्या कहा जाता है, फेज डिफरेंस, उसे कहा जाता है फेज डिफरेंस। अब सिंपल बता के रखता हूं, अगर आपके पास दो वेव्स है, आपके पास दो वेव्स है, अगर दोनों वेव सिमिलर चल रहे हैं, दोनों वेव सिमिलर चल रहे हैं, तो इनमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, इनमें कोई भी, क्योंकि सारे पार्टिकल सेम है, इसे कहते हैं इन फेज, इसे क्या कहते हैं, इन फेज। अगर दो वेव है, अगर इस तरह से चल रहे हैं, मींस एक वेव जब मैक्सिमम होता है दूसरा मिनिमम, इसे कहते हैं आउट ऑफ फेज, इसे क्या कहते हैं, आउट ऑफ फेज। मींस एक मैक्सिमम हो रहा है तो दूसरा मिनिमम हो रहा है, तो इसमें फेज डिफरेंस कितना रहता है, पाई का रहता है, इसे क्या कहता है, फेज डिफरेंस पाई का। ओके, दो सक्सेसिव पार्टिकल के बीच का डिफरेंस आपको निकालना होता है। और एक वेव, अगर वेव इस तरह से जा रहा है, जीरो वाला पार्टिकल और जीरो वाला पार्टिकल दोनों में डिफरेंस पाई बाय 2, तो ऐसे वेव में डिफरेंस होता है पाई बाय 2 का, इसे कहा जाता है फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस समझ में आ गया, फेज डिफरेंस, फेज होता है स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, ये तीन टर्म से उसे एक्सप्रेस किया जाता है, और फेज डिफरेंस दो वेव या दो पार्टिकल के बीच के एंगल के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, फेज डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिकल वेव टू प्रोपोगेट थ्रू द मीडियम। अगर मैकेनिकल वेव को मीडियम से प्रोपोगेट करना है या आगे आगे बढ़ना है, तो किसी भी मीडियम से जा सकता है, ऐसा नहीं होता, मीडियम के पास कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मीडियम के पास कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टी मीडियम के पास है तो ही मैकेनिकल वेव मीडियम से ट्रैवल कर सकता है। सो मैकेनिकल वेव प्रोपोगेट थ्रू द मीडियम, मीडियम पजेस फॉलोइंग प्रॉपर्टी। मीडियम के पास कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो हम देखते हैं। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या लिखा है, मीडियम शुड कंटिन्यूअस एंड इलास्टिक, मीडियम शुड कंटिन्यूअस एंड इलास्टिक। सपोज हमारे पास एक वायर है, हमारे पास एक वायर है, अगर इसके ऊपर मुझे वेव बनाना है तो मैं क्या करूंगा, एक साइड से इसको प्लंग करूंगा या एक साइड से उसको जर्क करूंगा, और जैसे ही जर्क करेगा तो इसमें वेव क्रिएट हो जाएगा। जहां तक ये वायर रहेगा वहां तक ये वेव क्रिएट होगा। सपोज वायर को मैंने बीच से ब्रेक कर दिया, वायर को मैंने बीच से ब्रेक कर दिया, अब अगर मैं यहां वेव क्रिएट करूंगा तो ये वेव आगे नहीं जाएगा, वेव आगे नहीं जाएगा, क्योंकि मीडियम क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, मीडियम कंटिन्यूअस नहीं हुई, यहां ब्रेक हो चुका है, तो मीडियम कंटिन्यूअस नहीं होगा तो वेव नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा मीडियम शुड बी इलास्टिक, मीडियम शुड बी इलास्टिक। इलास्टिक का मीनिंग क्या है, मीडियम अपनी जगह पे वापस आना चाहिए। ठीक है, जैसे ही उसका पोजीशन चेंज होगा तो अपनी जगह पे वापस आना चाहिए, उसे कहते हैं इलास्टिक। मींस अगर ये वायर है, इसको हम प्लंग करेंगे तो ये अपनी जगह से ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन वापस वो अपनी जगह पे आना चाहिए, उसे कहते हैं इलास्टिक, उसे क्या कहते हैं, इलास्टिक। तो मीडियम ऐसा होना चाहिए कि उसके पार्टिकल वापस अपनी जगह पे आना चाहिए। जैसे वाटर में हमने स्टोन डाल दिया तो वाटर के पार्टिकल ऊपर नीचे करेंगे लेकिन वापस अपनी जगह पे वो आते हैं, तो ऐसे मीडियम को क्या कहा जाता है, इलास्टिक। तो ये ऊपर तो जाएगा पार्टिकल लेकिन वापस अपनी जगह की तरफ आने की कोशिश करेगा, तो ऐसे मीडियम को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक। तो मीडियम कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा इलास्टिक होना चाहिए। नेक्स्ट, मीडियम शुड पोजेस इनर्शिया। मीडियम क्या, मीडियम शुड पोजेस इनर्शिया। तो मीडियम के पास इनर्शिया होना चाहिए। इनर्शिया कैसे, तो जो भी हम उसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या जो भी एनर्जी दे रहे हैं, वो एनर्जी उसको स्टोर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, उसको स्टोर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, और उस एनर्जी को उसको वेव में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो इनर्शिया मींस अपोजिशन। अगर मैंने इसमें एनर्जी डाल दी तो वापस ये मीडियम क्या करेगा, उसको अपोज करेगा और इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करेगा किसमें, वेव में, तो एनर्जी आगे आगे भेजेगा। तो ऐसा मीडियम होना चाहिए जिसके पास इनर्शिया होना चाहिए, जिसने एनर्जी को स्टोर करने की जरूरत है। इनर्शिया मींस एनर्जी स्टोर करनी चाहिए और इस एनर्जी का यूज वेव फॉर्म करने के लिए होना चाहिए। ऐसे मीडियम में ही वेव ट्रेवल होती है। तो मीडियम शुड पोजेस इनर्शिया। थर्ड, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम इज नेग्लिजिबल।
जो भी फ्रिक्शन की वजह से रेजिस्टेंस निकलेगा वो क्या होना चाहिए, निग्लिजिबल होना चाहिए। सो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम इज निग्लिजिबल। अगर ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो वेव बन ही नहीं पाएगा, ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो वेव फ्रिक्शन की वजह से ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, डैम्प हो जाएगा। मींस फ्रिक्शन की वजह से पहले वेव बड़ा बनेगा, देन फ्रिक्शन की वजह से छोटा छोटा होते खत्म हो जाएगा वेव। तो अगर वेव बनना है तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो उसके वजह से क्या होगा, वेव कंटिन्यूअस बनता रहेगा, इसलिए फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस निग्लिजिबल होना चाहिए। तो ये समझ में आया। आज जो हमने टॉपिक स्टडी किया वो बेसिक प्रॉपर्टी स्टडी किए। इसमें हमने एम्पलीट्यूड स्टडी किया, टाइम पीरियड स्टडी किया, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, डबल पीरियोडिसिटी, वेलोसिटी, फेज, इन टर्म्स का स्टडी किया है। इसको अच्छे से आप रीड कर लो एक बार आपके बुक के लैंग्वेज के हिसाब से, तो आपको समझ में आएगा। इसके डेफिनेशन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसके डेफिनेशन कॉमनली पूछे जाते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, डबल पीरियोडिसिटी क्या होता है। देन ये वेव के कंसेप्ट आपको 12th में भी यूज होने वाले हैं, लाइट वाले चैप्टर में, या फिर इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन जैसे चैप्टर में आपको फेज डिफरेंस क्या होता है ये डिटेल में आने वाला है। तो अभी से इसका बेसिक क्लियर करके रखो। देन ये प्रॉपर्टी याद रखो, मैकेनिकल वेव को प्रोपोगेट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है, तो यहां हम अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं।